नमस्कार दोस्तों। तो आज आपके लिए लेके आया हूं मैक्रो में से एक बेहतरीन टॉपिक, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ज्यादातर बच्चों को इस टॉपिक में कुछ चीजें समझ नहीं आती, तो वो सारे टॉपिक के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में फर्क क्या है, ऑटोनोमस आइटम एकोमोडेटिंग आइटम में क्या फर्क है, किस तरीके से इन चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी है, आइए एक बार इस टॉपिक को अच्छे से हम लोग देखते हैं और इसको समझने की हम लोग जो है कोशिश करते हैं। तो सर बैलेंस ऑफ पेमेंट का कुल मिला के मतलब क्या होता है? देखिए, जाने अनजाने में ही सही हम लोग ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं जिससे कि इंडिया से जो पैसा है वो फॉरेन सेक्टर में चला जाता है और फॉरेन से पैसा इंडिया में आता है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैंने फॉरेन से किसी बैंक से लोन ले लिया तो पैसा आया इनफ्लो। अब सर कुछ सालों बाद उस पैसे का मैंने रिपेमेंट कर लिया तो इंडिया से पैसा बाहर चला गया, आउटफ्लो। अब आपने कोई सामान फॉरेन से खरीदा, कोई स्पोर्ट्स कार आपने फॉरेन से खरीद ली, इंपोर्ट कर ली, तो सर पैसा बाहर गया। समझ रहे हो ना, आउटफ्लो ऑफ मनी। उसी हिसाब से अगर इंडिया का कोई प्रोडक्ट हम लोग फॉरेन में बेच रहे हैं, मतलब हमारा एक्सपोर्ट, उससे सर हम लोग फॉरेन से पैसा अर्न करेंगे। तो फॉरेन का कोई बंदा अगर वो इंडिया में कुछ इन्वेस्ट करे, इससे भी पैसा आएगा। और वैसे ही अगर हम लोग बाहर पैसा इन्वेस्ट करें, इससे इंडिया से पैसा बाहर जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके के ट्रांजैक्शंस हैं जिससे कि बेटा पैसा जो है इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में आता जाता रहता है। तो कुल मिला के ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर क्या बताता है कि दुनिया से कितना लिया और दुनिया को कितना दिया, इसी के पक्के हिसाब को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, जिसको सीधे शब्दों में हम हिसाब किताब कहते हैं। तो अगर देखा जाए, एक साल के अंदर अंदर इंडिया जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितने भी ट्रांजैक्शंस करें, उन ट्रांजैक्शन से दो चीजें होंगी, या तो पैसा अंदर आएगा या तो इंडिया से पैसा बाहर जाएगा। इधर इट विल लीड्स टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमारा काम क्या है, हमारा मतलब आरबीआई का, गवर्नमेंट का काम क्या है, उन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में उसको प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हुए उसको रिकॉर्ड करना, ताकि साल के अंत में हमको ये पता चल जाए कि आखिरकार इस पूरे साल में इंडिया ने बाहर से कितना पैसा कमाया है और इंडिया से बाहर कितना पैसा गया है। तो कुल मिला के स्टोरी इतना ही है कि सर एक साल के अंदर अंदर इंडिया फॉरेन सेक्टर के साथ जितने भी ट्रांजैक्शंस करे, उन सारे ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करने को हम लोग जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब सर इसका डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, फिर से पढ़ना चाहता हूं, इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मतलब प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल तरीके से ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को बड़े अच्छे से समझ लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। अब मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है बेटा कि सर पैसा अंदर आना चाहिए, पैसा बाहर जाना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप या फिर ट्रांसफर ऑफ टाइटल हुआ होगा, या फिर किसी चीज का जो है गुड्स हो या फिर सर्विसेज का जो है वो एक्सचेंज हुआ होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसी चीज को अगर और बारीकी से हम लोग पढ़े कि इस डेफिनेशन के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं इंपॉर्टेंट। पहला, रेसिडेंट इंक्लूड्स। अब सर जैसे आपने बताया कि रेसिडेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस करेगा उससे पैसा आएगा या तो जाएगा। अब रेसिडेंट मतलब वही इंडिविजुअल्स, हमारे फार्म्स एंड हमारा गवर्नमेंट। तो इंडिया में जितने भी रहने वाले लोग, हमारे बिजनेस फार्म्स और गवर्नमेंट, ये तीनों जो भी ट्रांजैक्शंस करेंगे उसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अकाउंटिंग का रूल बताता है कि सर हर ट्रांजैक्शंस को हमको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने हैं एट ए टाइम, साइमल्टेनियसली। डबल एंट्री सिस्टम बताता है कि सर डेबिट साइड मतलब आउटफ्लो, क्रेडिट साइड मतलब इनफ्लो। अब जैसे पैसा आया, अब अगर आपके अकाउंट में पैसा आता है तो आपके पास मैसेज क्या आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। सही है ना। अब अगर आप कहीं पे पेमेंट करते हो, आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, तब मैसेज क्या आता है कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद दिस मच अमाउंट। तो सर सीधा सा सिंपल सा फंडा है, दिमाग में डाल लीजिए कि डेबिट मतलब पैसा गया और क्रेडिट मतलब पैसा आया। सिंपल शब्दों में क्रेडिट इनफ्लो के लिए यूज करते हैं
और डेबिट वर्ड हम लोग यूज करते हैं आउटफ्लो के लिए। तो सर ये जो बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये कुल मिला के एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड है। आगे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मतलब प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल एंट्री किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब हो गया प्रॉपर सिस्टमेटिकली, एक के बाद जो घटना जिस वक्त हुआ हो, जिसके बाद हुआ हो, क्रोनोलॉजिकली सीरियली हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, इससे सर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आता है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। इट इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ओनरशिप ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड एसेट्स। बात को समझे कि सर ओनरशिप चेंज होना चाहिए, एक टाइटल चेंज होना चाहिए गुड्स या फिर सर्विसेज का। एंड सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड। याद रखें बच्चों कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आ सकता है कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स में 2 तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट, वो सारे वेरिएबल जिनको हम एक पर्टिकुलर डॉट पॉइंट टाइम पे मेजर करते हैं, दोज वेरिएबल्स व्हिच आर मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एंड सर फ्लो का मतलब हो गया वो वेरिएबल जिनको हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नापते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको मेजर करते हैं। मतलब जो फ्लो वेरिएबल होता है इट हैज ए टाइम डायमेंशन, इसका एक प्रॉपर समय होता है, पीरियड होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक पीरियड के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, एक साल के लिए, 1 अकाउंटिंग ईयर और 1 फिस्कल ईयर। इसके चलते हम बीओपी को क्या कहते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट मानते हैं, बिकॉज इट इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और वो टाइम क्या है, 1 साल। आगे बात करते हैं एकदम डिटेल में, मैं बता रहा हूं बारीकी से बात होगी, आज डिटेल में बात होगी, कोई हड़बड़ी नहीं। 15-20 मिनट में आपका ज्यादा से ज्यादा ले लूंगा, उससे ज्यादा आपका क्या चला जाएगा। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर मक्खन एकदम जो है पूरा क्लियर। आगे बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बेटा 3 तरीके के अकाउंट्स आते हैं। एक तो हो गया आपका करेंट अकाउंट, जिसमें आप नॉर्मल इनकम्स को रिकॉर्ड करते हो। क्या चीज रिकॉर्ड करते हो, इनकम्स। करेंट अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जो कि नॉर्मल इनकम्स होते हैं। कैपिटल अकाउंट क्या है सर, इसमें हम लोग अपने एसेट एंड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि हमारे एसेट और लायबिलिटी को इंपैक्ट डालेगा। अब मैं डिटेल में बताऊंगा हर एक चीज। तीसरा हो गया एरर एंड ओमिशन। जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं उनको ये चीज जल्दी समझ में आ जाएगा कि सर एरर्स एंड ओमिशन को हम एक सस्पेंस अकाउंट जैसा ट्रीट करते हैं। आप याद करो जब आप अकाउंटिंग करते हो उसमें जब आपका एसेट एंड लायबिलिटी साइड मैच नहीं करता तो आप एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करके उसमें डालते हो। तो ये वही चीज है बैलेंसिंग करने के लिए, क्योंकि सर अब देखिए क्या होता है, इतने सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। किसी ने लोन ले लिया, किसी ने घर खरीद लिया, आज उसने उस घर को बेच दिया, लोन को रिपेमेंट कर दिए, किसी ने स्कॉलरशिप ले लिया, किसी ने डोनेशन दे दिया, चैरिटी, टूरिज्म, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। तो सर ये जितने भी हैं इतने सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर पाना शायद थोड़ा बहुत मुश्किल होता हो, क्योंकि सर हर एक ट्रांजैक्शन को हम प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कई बार थोड़ा चूक हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या साथ में लेके चलते हैं, एरर्स एंड ओमिशन। ये एक तरीके का बैलेंसिंग का काम करता है। आगे बात करते हैं डिटेल में करंट अकाउंट। अभी एकदम आसानी से सुकून से सुन लीजिए कि करंट अकाउंट क्या होता है बेटा। इसके अंदर आते हैं ये कुछ 4 तरीके के ट्रांजैक्शन आइटम्स। पहला विजिबल आइटम्स। विजिबल मतलब टेंजिबल, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, जैसे कि मोबाइल हो गया, कार हो गया, चश्मा हो गया, जूता हो गया, सर कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप्स हो गए। तो सर गुड्स के बारे में बात किए जा रहे हैं यहां पर, हम लोग मर्चेंटाइज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले विजिबल आइटम। साथ ही मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि करंट अकाउंट में जो विजिबल आइटम्स हैं उसको हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। इसके बारे में आगे मैं चर्चा करूंगा, थोड़ा धैर्य। करंट अकाउंट के अंदर एक तो आ गया आपका विजिबल आइटम, मतलब जो दिखता है वो बिकता है। ऐसी चीज जो आप बेच रहे हो या खरीद रहे हो और आप उसको देख पा रहे हो। आपने एक कुर्सी खरीदा, आपने एक मोबाइल खरीदा, लैपटॉप खरीदा, आपने फॉरेन से कोई एक किताब खरीद ली, तो सर ये सारे हो गए आपके विजिबल आइटम। अब इनविजिबल। इनविजिबल का सिंपल मतलब हो गया सर सर्विसेज, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, बाकी आ गया आपका शिपिंग सर्विसेज, सही है, लीगल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, जितने भी सर्विसेज हैं उसको हम लोग इनविजिबल आइटम के अंडर लेते हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल का मतलब हम लोगों को पता है, ये होता है सर वन वे पेमेंट और वन वे ट्रांसफर। वन वे पेमेंट मतलब एक तरफा। अब एग्जांपल,
इसका एक बेस्ट एग्जांपल है रेमिटेंस, कि सर फॉरेन से जो है आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं, उन्होंने आज आपको कुछ पैसे भेज दिए, तो जब पैसे आपके पास आए तो इट विल लीड्स टू इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स, सही है ना। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इनफ्लो हुआ है मतलब करंट अकाउंट में किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इनफ्लो का मतलब पैसा आना, तो रिकॉर्ड किस साइड किया जाएगा, क्रेडिट। अब जैसे किसी का लड़का फॉरेन में पढ़ रहा है, अब उनका जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को पैसा भेज रहे हैं, पैसा गया, रेमिटेंस आपने भेजा, तो सर ये किस साइड आएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। क्यों सर, क्योंकि डेबिट का मतलब होता है आउटफ्लो, पैसे का जाना, सही है। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर के अंदर क्या क्या आ सकते हैं, डोनेशन आ सकते हैं, चैरिटी आ सकता है, स्कॉलरशिप आ सकता है और रेमिटेंसेस, इन सारी चीजों को हम लोग यूनिलेटरल ट्रांसफर कहते हैं। आगे इन्वेस्टमेंट इनकम, बड़ा सिंपल है, उल्टा करके पढ़ लीजिए, ये वो इनकम है जो आपको अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिला हुआ है। एग्जाम्पल सर डिविडेंड, एग्जाम्पल आपका इंटरेस्ट, सही है। तो अगर आप फॉरेन में किसी कंपनी में शेयर खरीद लेते हो और कल को वो कंपनी अगर आपको डिविडेंड दे रही है, तो वो जो डिविडेंड होगा वो आपका इन्वेस्टमेंट इनकम कहलाएगा, और क्योंकि आप डिविडेंड रिसीव कर रहे हो तो इनफ्लो आएगा, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किए जाएंगे। दीज ट्रांजेक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दीज ट्रांजेक्शन डज नॉट अफेक्ट, ध्यान देके सुनिएगा, दीज ट्रांजेक्शन डज नॉट अफेक्ट एसेट और लाइबिलिटी। क्या मैं बता रहा हूं, दीज ट्रांजेक्शन डज नॉट अफेक्ट एसेट एंड लाइबिलिटी, मतलब करंट अकाउंट में जितने भी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे, इन ट्रांजेक्शन के वजह से इंडिया का एसेट और लाइबिलिटी पोजीशन के ऊपर कोई असर आने वाला नहीं है। इंडिया के एसेट और लाइबिलिटी पोजीशन एज इट इज रहेंगे, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं डलेगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन में ये पूछे जा सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में पूछे जा सकते हैं। अब इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं कि सर कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट क्या है। देखिए आउटफ्लो मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं, ये बेटा क्या है, डेबिट, सही है, कि पैसा जा रहा है, सही है। और इनफ्लो के साइड में मैं आपको समझने के लिए लिख दे रहा हूं क्रेडिट, मतलब किस तरीके से हम ट्रांजेक्शंस को क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। देखिए इधर पहला क्रेडिट में क्या आ जाएगा, विजिबल ट्रेड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया विजिबल ट्रांजेक्शन, एक्सपोर्ट के बारे में बात हो रहा है सर, आप सामान बेच रहे हो, सामान गया, पैसा आ गया, तो सर गुड्स सोल्ड अब्रोड, अगर आप टेक्सटाइल, मेडिसिन, ये सारी चीजें बाहर बेचते हो तो बाहर से पैसा आएगा, तो वो रिकॉर्ड किस साइड किया जाएगा, क्रेडिट साइड, आज पॉजिटिव आइटम, साइन क्या यूज किया गया है, प्लस, मतलब पैसे का आना, इंडिया में पैसा आ रहा है, अच्छी बात है, क्रेडिट साइड में प्लस करके आपको इसको रिकॉर्ड करना है। अब सर विजिबल ट्रेड इंपोर्ट, अगर आपने फॉरेन से कोई सामान खरीद लिया, ध्यान देके देखें, अगर आप फॉरेन से कोई सामान खरीद रहे हो तो आपको पेमेंट करना होगा, और जैसे ही आप पेमेंट करते हो तो उसको हम लोग करंट अकाउंट में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। विजिबल ट्रेड जैसे लिखा है गुड्स बॉट फ्रॉम अब्रोड, जैसे कि ऑयल या इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद लिए, ऑयल खरीद लिए फॉरेन से, क्रूड ऑयल, तो उससे पैसा बाहर जा रहा है और इसलिए हम उसको डेबिट साइड में आउटफ्लो में रिकॉर्ड करेंगे। इनविजिबल सर्विसेज, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, इनविजिबल का मतलब ही होता है सर्विसेज। एग्जांपल जैसे कि टूरिज्म हो गया, आईटी, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर अगर बेच रहे हो तो सॉफ्टवेयर्स जो है वो इनविजिबल में आते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स को आप देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, वो इनविजिबल होता है, इनविजिबल सर्विसेज। और अगर आपने कोई सर्विस हायर किया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लीगल सर्विस, बैंकिंग सर्विस, मेडिकल सर्विस, कि अगर किसी फॉरेन कंट्री से आप हायर कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो बेटा वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाएंगे, क्योंकि उससे पैसा फॉरेन सेक्टर में जा रहा है इंडिया से। आगे यूनिलेटरल रिसिप्ट्स, ऑलरेडी मैंने बोल रखा है अभी थोड़ी देर पहले, वन वे पेमेंट होता है, एग्जांपल में हम लोग रेमिटेंसेस, गिफ्ट्स, ये सारे ले सकते हैं। और यूनिलेटरल पेमेंट अगर आप दे रहे हो, ये हो गया, आप रिसीव कर रहे हो, ये जो आप यहां से फॉरेन में भेज रहे हो, जो वो भी अगेन गिफ्ट हो सकता है, हेल्प हो सकता है, एड्स हो सकता है। इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम के बारे में ऑलरेडी अभी हम लोग बात किए कि सर डिविडेंड होता है और इंटरेस्ट होता है, अगर रिसीव करेंगे तो क्रेडिट साइड में आएगा इनफ्लो, अगर आप पेमेंट कर रहे हो, मतलब अब अगर यूएसए का कोई बंदा इंडिया के टाटा कंपनी में शेयर खरीद लिया और कल को टाटा जो कंपनी इंडिया की है वो डिविडेंड पे करना चाहता है उस बंदे को, तो इंडिया से डिविडेंड बाहर जा रहा है, इंडिया से इंटरेस्ट बाहर जा रहा है, तो सर वो चीज आपके डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब इसमें सर कुछ समझने और जानने वाली चीजें क्या है, ध्यान देके देखिएगा।
करंट अकाउंट बैलेंस का मतलब क्या होता है? अब ये करंट अकाउंट में बैलेंस कैसे आएगा सर? टोटल इनफ्लो माइनस टोटल आउटफ्लो, कि टोटल हमने कितना कमाया माइनस हमने कितना दिया। अब सर इससे दो चीजें आ सकती है, या तो हमारे करंट अकाउंट में सरप्लस आ सकता है या फिर सर डेफिसिट आ सकता है। ध्यान देके सुनिए, सरप्लस का मतलब हो गया टोटल इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स इज ग्रेटर देन द आउटफ्लो। सिंपल तरीके से अगर मैं कहूं तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से तो बेटा करंट अकाउंट में आ जाएगा सरप्लस, और अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड के कंपैरिजन में तो करंट अकाउंट में आएगा डेफिसिट, मतलब कि घाटा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। कि सर हम लोग अठन्नी जो है कमाए लेकिन खर्चा करते वक्त 1 रुपए का कर डाले हैं, तो वो जो घाटा है उसको हम लोग डेफिसिट कहते हैं। डेफिसिट कब आएगा बताइए मेरे साथ, दोहराइए। जब डेबिट विल बी ग्रेटर देन क्रेडिट साइड तो डेफिसिट, एंड अगर क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड तो वहां पर आ जाएगा आपका सरप्लस। आगे हम लोग बात करते हैं, अब आता है करंट अकाउंट सरप्लस वर्सेस डेफिसिट। अभी जस्ट हम उसके बारे में बात कर रहे थे कि सर जब क्रेडिट साइड आपका ज्यादा रहेगा और डेबिट साइड आपका कम रहेगा तो सरप्लस होगा। सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट, हाथ जोड़ के आपको विनती है, काइंडली इस चीज को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कि सर ये एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है। क्या है? अगर सरप्लस आया, बंधु ध्यान देके देखिएगा गुरु, अगर सर सरप्लस आता है तो सरप्लस आने से इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि इट इंडिकेट्स द कंट्री इज ए नेट लेंडर टू द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि हमने ज्यादा पैसा इस साल कमाया है और हम इस परिस्थिति में हैं कि हम फॉरेन को मदद कर सकते हैं, किसी को पैसा दे सकते हैं, तो इंडिया जो है वो लेंडर के पोजीशन में आ जाएगा अगर सरप्लस है। और अगर डेफिसिट हुआ और अगर घाटा हुआ तो क्या करेंगे सर? तब उस घाटे को भरने के लिए हमको दूसरों से लोन लेना पड़ेगा। तो सर अगर डेफिसिट है गुरु, तो डेफिसिट का मतलब है कि इट इंडिकेट्स द कंट्री इज ए नेट बोरोर फ्रॉम द वर्ल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया है वो अभी उसके पास कोई चारा नहीं बचा, अब उसको फॉरेन से लोन वगैरह लेके अपने घाटे का सॉल्यूशन निकालना है। आगे कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करते हैं। फिर से समझ लीजिए, कुछ भी आगे पढ़ने से पहले कैपिटल अकाउंट में आप क्या चीज रिकॉर्ड करोगे? कैपिटल अकाउंट में आप वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे। ध्यान देके देख लीजिए, कैपिटल अकाउंट में बेटा आप वही चीजें रिकॉर्ड करोगे जो कि इंडिया के एसेट और लायबिलिटी को इंपैक्ट करेगा, उसके ऊपर अफेक्ट डालेगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि सर वो ट्रांजैक्शन जो इंडिया के एसेट और लायबिलिटी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी प्रभाव डाल सकते हैं तो उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ये करंट अकाउंट जैसा नहीं है, ये हम इसको कैपिटल अकाउंट कहते हैं और इसके अंदर एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट हैं वो 3 तरीके के हैं। पहला बोरोइंग्स। अब सर सबसे पहले क्या आ जाता है? बोरोइंग्स या फिर लेंडिंग। मतलब अगर आप लोन फॉरेन से ले रहे हो तब आपका लायबिलिटी इंडिया का बढ़ रहा है तो सर कैपिटल अकाउंट में आएगा। सही है। अगर हम लोन दे रहे हैं तो ये अच्छी बात है, अगर हम लोन देते हैं तो वो हमारे लिए एसेट है तो सर वो भी कैपिटल अकाउंट में आएगा। उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट टू और फ्रॉम अब्रोड, अगर फॉरेन का कोई बंदा इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो भी सर अच्छी बात है, वो हमारे एसेट और लायबिलिटी सिचुएशंस को अफेक्ट करेगा। तो इन्वेस्टमेंट एक हो गया, बोरोइंग, एंड द लास्ट वन बेहतरीन टॉपिक गुरु, चेंजेस इन फॉरेक्स रिजर्व, कि किस तरीके से जो आरबीआई है वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को यूज करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक तरीके का बैलेंस लाने के लिए। उस चीज को हम लोग कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। घबराइए नहीं, एकदम डिटेल में बारीकी से हर एक टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो में बात होगी, लेकिन उससे पहले ये चीज क्लियर कर दें हम लोग कि सर दीज ट्रांजैक्शंस अफेक्ट एसेट एंड लायबिलिटी पोजीशन ऑफ द कंट्री। समझ में आ गया? करंट अकाउंट एसेट एंड लायबिलिटी के ऊपर कोई असर नहीं डालेगा। कैपिटल अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो सब आपके एसेट और लायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। आगे बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, ए सिंपल ब्रेकडाउन। क्या है सर? फिर वही, अगर पैसा आता है तो क्रेडिट आइटम रिकॉर्ड किया जाएगा इनफ्लो के साइड में, मतलब वो इनफ्लो हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, और अगर पैसा जा रहा है तो सर वो डेबिट आइटम के हिसाब से डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि वो आउटफ्लो हो रहा है, पैसा जा रहा है। बोरोइंग्स, लोन्स टू इंडिया,
एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग सिंपल है, अगर मैं फॉरेन से लोन ले रहा हूं, इंडिया बोरो मनी फ्रॉम आईएमएफ, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, इंडिया बोरो मनी फ्रॉम आईएमएफ, इन व्हिच साइड इट विल रिकॉर्डेड, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। व्हाई? क्योंकि सर इससे हमारी लायबिलिटी जो है वो बढ़ रही है, सही है। तो बोरोइंग्स अगर आपने पैसा लिया तो सर क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि पैसा आया, और अगर आपने पैसा दिया है, इंडिया जो है वो श्रीलंका को कुछ पैसा लोन दे रहा है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो श्रीलंकन गवर्नमेंट को कुछ पैसा उधार दे रहा है, तो इंडिया से पैसा जा रहा है, तो सर डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाएंगे। आगे बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। एक होता है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, दोनों के बारे में बात करेंगे, सही है। तो अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आया तो सर पैसा आया, इनफ्लो हुआ, क्रेडिट साइड में जाएगा। हम लोग फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब जैसे रिलायंस कंपनी जो है वो अमेरिका में अपना एक बड़ा सा ऑफिस खोल ले कल को, तो सर रिलायंस जैसे ही फॉरेन में इन्वेस्ट करेगा तो इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, तो सर आउटफ्लो हो रहा है, तो हम लोग जितना भी इन्वेस्ट करेंगे बेटा वो डेबिट साइड में आएगा क्योंकि उससे पैसे का आउटफ्लो हो रहा है। लास्ट वन, डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ध्यान देके सुनिएगा, यहां पर ज्यादातर बच्चे आके फंस जाते हैं। बच्चों को नहीं समझ में आता है कि ये क्या चीज है, अभी मैं पूरे डिटेल में इस चीज को समझाऊंगा। अभी आगे चलते हैं कि सर क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और किस तरीके से इसका इंक्रीज और डिक्रीज होना डेबिट और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। यही एक एक्सेप्शन है बेटा, पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर में यही एक एक्सेप्शन है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां बच्चे फंसते हैं। आई प्रॉमिस इसी वीडियो में आगे आप बने रहिए मेरे साथ, आगे इसी टॉपिक को पूरे इत्मीनान से आपको समझाऊंगा। आगे चलते एफडीआई वर्सेस एफआई, अभी 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 जो बात हम लोग यहां पर किए कि सर एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, इसी का हम लोग डिटेल पोस्टमार्टम करते हैं। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये क्या है सर? ये है बेटा सच्चा प्यार। जी हाँ, एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो सच्चा प्यार है, ये लंबे समय तक आपका साथ देता है। ये क्या है सर? ये जो आजकल चल रहा है ना कि कैजुअल रिलेशनशिप, डेटिंग, तो ये है सर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। कैजुअल, बड़ा मामला कैजुअल है, यहां पर कोई वादा नहीं है, कोई प्रॉमिस नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है कि आने वाले 20 साल तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, नहीं। समझ लीजिए, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है इसको हम लोग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं और एफआईआई भी कहते हैं, एक ही चीज है। तो सर ये जो एफआईआई है ये क्विक गेन्स के लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बाहर का कोई बंदा इंडिया में किसी कंपनी में शेयर्स खरीद डाला, अब कल को अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो तुरंत अपना शेयर बेच के भाग जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर गूगल कंपनी क्या करती है, इंडिया के हैदराबाद में अपना एक बड़ा सा ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस बना रहा है गूगल, तो सर वो ऑफिस एक दिन में बंद करके नहीं जाएगा, वो अभी आने वाले 50-100 साल तक हमारे साथ जुड़ा रहेगा। तो जैसे ही कोई कंपनी अपना फैक्ट्री सेटअप करे, अगर अपना ऑफिस यहां पर बनाए, तो उसको बेटा हम लोग एफडीआई कहेंगे, सच्चा प्यार कहेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा बाहर का सिर्फ इंडिया के शेयर्स के ऊपर, डिवेंचर्स के ऊपर, बॉन्ड्स के ऊपर अगर इन्वेस्ट करे, पेपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर इन्वेस्ट करे, जिसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे, तो सर उसको हम लोग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफआईआई कहेंगे। फाइनेंशियल एसेट्स क्या आ गया? स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज। यहां पर बेटा फिजिकल एसेट होता है, जैसे कि फैक्ट्री लगा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट सेटअप करना। आगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हम लोग क्यों करते हैं? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, पासिव इन्वेस्टमेंट इसको कहा जाता है। सर इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदा अमेरिका में अपना बिजनेस सेट है उसका, वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी में शेयर डाल दिया है, मतलब शेयर खरीद लिया है, तो सर इसमें उसको कोई कंट्रोल नहीं मिलेगा। आप बात को समझिए, अगर सर फिजिकल एसेट कोई बना रहा है तो उसको कंप्लीट कंट्रोल मिलता है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर को पूरा कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल मिल जाता है। लेकिन एफआईआई में आपको डायरेक्ट कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल नहीं मिलता है। एंड द लास्ट वन, स्टेबल एंड इलिक्विड। सर ये जो एफडीआई है ये ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू एफआईआई, इसके मुकाबले जो एफडीआई है वो ज्यादा स्टेबल है, लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ रहता है। इसको हम लोग और क्या कहते हैं बेटा? हॉट मनी कहते हैं, क्योंकि सर ये वोलाटाइल है एंड हाईली लिक्विड है। कभी भी आप देखते होंगे
थोड़ा सा अगर निफ्टी डाउन हुआ या थोड़ा सा अगर सेंसेक्स डाउन हुआ तो आप लोगों को मैसेज आता होगा कि आज एफआईआई ने इतना सेल मारा आज। तो सर उसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा भी मार्केट में वोलाटिलिटी आया कि ये जो इन्वेस्टर हैं वो जल्दी से जल्दी इंडिया खाली करके दूसरे कंट्रीज में अपने इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि ये है धोखेबाज, ये है छलावा, ये है टेम्पररी प्यार, ये सर सिर्फ अपने फायदे के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन एफडीआई जो है सर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया। आगे बात करते हैं अब जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। इसको बेटा बड़े आराम से समझिएगा। देखिए क्या होता है, अगर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ गया डेफिसिट, मतलब हो गया घाटा। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक बात आप समझ लीजिए कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इंडिया का इमेज, इंडिया का छवि, हमारे इकोनॉमी का पिक्चर शो करता है पूरे वर्ल्ड में। तो हम ये कैसे मान्य कर लें कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आए? तो सर अगर डेफिसिट आया, अगर इफ, तो हमारा गवर्नमेंट उसको कवर अप करना चाहेगा, उसको सॉल्व करना चाहेगा, उसको दोबारा से बैलेंस करना चाहेगा। और तब गवर्नमेंट क्या करेगा, मतलब आरबीआई क्या करेगा, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से कुछ पैसा निकाल के बैलेंस ऑफ पेमेंट में भरेगा और वो जो डेफिसिट था उसको वो मेकअप करेगा। तो सर जब जब इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा जाएगा, एनी विथड्रॉल्स from the existing foreign exchange reserve will be recorded as, किस साइड रिकॉर्ड किए जाएंगे सर? जैसे ही पैसा माइनस हुआ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से तो सर वो रिकॉर्ड किया जाएगा आज क्रेडिट आइटम। बात को समझिए। तो एनी विथड्रॉल्स फ्रॉम रिजर्व, अगर आप रिजर्व से पैसा विड्रॉ कर देते हो तो वो क्रेडिट आइटम जैसा रिकॉर्ड किया जाएगा। थोड़ा आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, मैं समझ रहा हूं। देखिए हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा गया है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो पैसा आया है ना बेटा, इनफ्लो हुआ है, डेफिसिट को हम लोग भर लिए। तो सर जो भी इनफ्लो होगा उसको हम लोग किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। अब सर वो पैसा कहां से आया, क्या फर्क पड़ता है? वो इंडिया के आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से ही आया हो, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो इनफ्लो है ना। अब इनफ्लो है तो उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और सर दोबारा दूसरा चीज, अगर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ गया सरप्लस, ज्यादा पैसे आ गए, तो वो सारे पैसे हमारे एग्जिस्टिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ऐड कर लिए जाएंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से पैसा निकल के कहां रिकॉर्ड, मतलब कहां ऐड हो रहा है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ऐड हो रहा है। तो उसको हम लोग किस साइड डालेंगे? डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, एनी एडिशन टू द रिजर्व। इसको मैं और एक बार आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आरबीआई के पास है, आरबीआई उसको अपने एसेट जैसा मानता है। क्या मानता है? अपना एसेट मानता है। अगर अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कुछ पैसा जुड़ा तो सर एसेट बढ़ा। और अकाउंटिंग का रूल बताता है कि व्हाट कम्स इन डेबिट, एसेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा। इसलिए सर जैसे ही कुछ एडिशन हुआ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, यहां पर क्या लिखा है? एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो हम उसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड। और जैसे ही हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा निकल गया, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से निकल के बीओपी में जा रहा है। अगर आप बीओपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो पैसा आया इसलिए क्रेडिट। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो क्योंकि पैसा वहां से निकल के बीओपी में जा रहा है, विड्रॉ हो रहा है, एसेट घट रहा है, व्हाट गोज आउट? क्रेडिट। इसलिए सर हम उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। सही है। आई होप कि आपको ये चीज जो है समझ में आया हो। आगे बात करते हैं इक्विलिब्रियम इन बीओपी। अब सर बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम कैसे होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि जब आपका करेंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस और एरर्स एंड ओमिशन, मैंने बोल रखा है एरर्स एंड ओमिशन का मतलब क्या है सर, कि ये कई बार डिफिकल्ट हो जाता है कि सारे इंटरनेशनल अकाउंट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड कर पाए। तो अगर कभी कुछ ट्रांजेक्शन छूट जाए तो उसको बैलेंसिंग मतलब बैलेंस करने के लिए जो है हम लोग एरर्स एंड ओमिशन में उसको डालते हैं। तो करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस, ये सब मिला के अमाउंट कितना होना चाहिए? जीरो। मतलब डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। सही है। एक्सप्लेनेशन क्या है? आइडियली ए डेफिसिट इन द करंट अकाउंट, नॉर्मली सर क्या होता है, करंट अकाउंट में जो डेफिसिट आता है उस डेफिसिट का सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं?
बाहर से लोन लेके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सर अगर डेफिसिट आया तो उस डेफिसिट को हम लोग भरेंगे कैसे, फॉरेन से लोन लेके। तो वही चीज समझाया गया है कि बैलेंस बाय सरप्लस इन द कैपिटल अकाउंट, या तो कैपिटल अकाउंट में हमको कुछ सरप्लस दिखाना पड़ेगा जिससे कि करंट अकाउंट के डेफिसिट को हम लोग भर सके बाय टेकिंग लोन। कैसे सर, नॉर्मली लोन लेके ये काम किया जाता है। आगे बात, तो अब देखते हैं हम लोग कि ऑटोनोमस आइटम क्या है। ऑटोनोमस आइटम को हम लोग कहते हैं अबव द लाइन आइटम। अबव द लाइन आइटम मतलब सर मोटिव क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑटोनोमस आइटम का मतलब वो ट्रांजेक्शन, दो ट्रांजेक्शंस व्हिच आर कैरिड आउट विद इकोनॉमिक प्रॉफिट मोटिव। कुछ मुनाफा कमाने के लिए जब आप कोई ट्रांजेक्शन करो तो उसको ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस कहा जाता है। अगर नेचर देखें तो सर ये इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शंस होते हैं। मतलब ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस कोई भी कर सकता है, वो एक बिजनेस फर्म भी कर सकता है, वो आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूं। जैसे आपने अभी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया तो वो क्या कहलाएगा, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। आपको मन किया आपने फॉरेन से कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, आपको मन किया आपने अपने सामान को फॉरेन में बेच डाला, आपको अच्छा लगा आपने फॉरेन में एक घर खरीद डाला। भाई साहब जो आपको अच्छा लगे आप करो। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जैसा आपको ठीक लगे, जो आपको ठीक लगे, आप अपने मन मर्जी के हिसाब से जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, ये क्या है सर, मन मर्जी का मालिक। आपको जैसा ठीक लगे आप जो भी ट्रांजेक्शन करोगे उसको हम लोग क्या मान लेंगे, ऑटोनोमस आइटम्स मान लेंगे। एंड दिस टेक प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। भाड़ में गया बैलेंस ऑफ पेमेंट, भाड़ में गया आपका करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, चाहे उसमें डेफिसिट हो चाहे उसमें सरप्लस हो। मुझे क्या करना भाई, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे मुनाफा दिख रहा है कि मैं अगर अपने प्रोडक्ट को लंदन में बेचूं, अगर मैं अपने प्रोडक्ट को अमेरिका में बेचूं, अगर जापान में बेचूं, चाइना में बेचूं, तो ज्यादा पैसा कमा सकता हूं, तो मैं करूंगा। मुझे बैलेंस ऑफ पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये आम आदमी का टेंशन नहीं है। तो सर चाहे आपके बीओपी में कोई भी बैलेंस हो, डेफिसिट हो, सरप्लस हो, उससे ऑटोनोमस आइटम के ऊपर कोई असर नहीं आता। ऑटोनोमस आइटम जो है वो इंडिपेंडेंट है। इंपैक्ट, दे कॉज द बीओपी इम्बैलेंसेस। सारे फसाद की जड़ क्या है सर, ऑटोनोमस आइटम है। फिर से दोहराना चाहता हूं, ऑटोनोमस आइटम क्या है सर, कारण है। इस वर्ड को समझ लीजिए, सुन लीजिए, अपने जहन में डाल लीजिए कि बेटा ऑटोनोमस आइटम क्या है, कारण है। कारण मतलब इसी के वजह से, ड्यू टू दिस ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन देयर विल बी इम्बैलेंसेस इन बीओपी। या तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होगा, सरप्लस होगा, या तो डेफिसिट होगा। मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं। गवर्नमेंट आपको बोला कि भाई साहब पूरे साल भर तुमको जैसा ठीक लगे तुम ट्रांजेक्शन करते रहो, तुमको फॉरेन घूमने जाना है जाओ, तुमको बाहर इन्वेस्ट करना है करो, आपको बाहर लोन देना है, लोन लेना है, सामान बेचना है, चीजें खरीदनी है, जैसा आपको ठीक लगे आप करो। अब हो गया एक साल खत्म। अब साल के लास्ट में गवर्नमेंट आके चेक करेगा कि अच्छा देखें हमारे देशवासी क्या किए हैं। अब सर पता चल रहा है कि जितना हमने कमाया है उससे ज्यादा हम लोग क्या कर दिए हैं, पैसा आउटफ्लो करवा दिए हैं, तो सर डेफिसिट हो गया है। तो अब उसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट करेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पूरे साल में ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन के चलते हम लोग देख रहे हैं कि जो इनफ्लो है वो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है, तो सरप्लस है, तो उसका भी जो बंदोबस्त है वो गवर्नमेंट करेगा। तो इस चीज को आप समझ लें कि सर प्रॉफिट मोटिव के वजह से क्या जाता है, इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या बैलेंस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड सर दे कॉज द बीओपी इम्बैलेंसेस, इसी के वजह से, यही है वो कारण जिसके वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस आता है या तो डेफिसिट आता है। तो आगे बात करते हैं एकोमोडेटिंग आइटम। अब ये क्या है सर, बिलो द लाइन आइटम। बिलो द लाइन क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया बेटा कि एकोमोडेटिंग आइटम जो है ये साल के लास्ट में किए जाते हैं। कहां किए जाते हैं, साल के लास्ट में, मतलब साल भर होगा ऑटोनोमस। अब ऑटोनोमस के वजह से जो रायता फैला होगा उस रायते को साफ करेगा गवर्नमेंट, क्या करके, एकोमोडेटिंग आइटम करके। अब वर्डिंग्स को देख लो ना बेटा, एकोमोडेटिंग का मतलब क्या है, एडजस्टिंग। एकोमोडेशन का मतलब हो गया कि भैया अब गवर्नमेंट आए लास्ट में और उसको एडजस्ट कर रहे हैं कि जो आपके वजह से डेफिसिट हुआ है या फिर सरप्लस आया है उस कारण का निवारण है एकोमोडेटिंग आइटम। मैंने यहां पर क्या लिखा है, निवारण। निवारण का मतलब सॉल्यूशन, तो एकोमोडेटिंग आइटम क्या है, सॉल्यूशन है।
ऑटोनोमस आइटम से जो डेफिसिट पैदा हुआ था, जो सरप्लस का सिचुएशन आया था, उसको अभी बैलेंस करने के लिए डेलिबरेटली, इंटेंशनली जब गवर्नमेंट कोई ट्रांजैक्शन करे तो उसको कहा जाता है एकोमोडेटिंग आइटम। फिर से समझा देना चाहता हूं, एकोमोडेटिंग आइटम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट करता है, आरबीआई करता है, कोई इंडिविजुअल नहीं करेगा, कोई बिजनेस फर्म नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी बिजनेस फर्म या इंडिविजुअल का ये काम नहीं है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक इक्विलिब्रियम बैलेंस उसको लाना है, ये काम गवर्नमेंट का है, उसी को करने दीजिए। तो आरबीआई क्या करता है? एकोमोडेटिंग आइटम। आरबीआई क्या करता है? निवारण। किसका? सर डेफिसिट का निवारण या फिर सरप्लस का निवारण। तो मोटिव क्या है? मोटिव यहां पर मुनाफा नहीं, मोटिव यहां पर प्रॉफिट नहीं, मोटिव क्या है? टू करेक्ट द बीओपी गैप। बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये जो घाटा आया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये जो एक इम्बैलेंस आ गया है, उसका निवारण करना है, उसका सॉल्यूशन करना है, ऐसा दिखाना है वर्ल्ड को कि नहीं नहीं हमारा कोई डेफिसिट नहीं हुआ है। तो सर अपने घाटे को छुपाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? एकोमोडेटिंग आइटम्स। नेचर क्या है? कंपेंसेटिंग ट्रांजेक्शन। कई बार एग्जाम में आता है कि एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन आर नोन एज कंपेंसेटिंग कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस। एक्सप्लेन। तो सर देखिए, कंपेंसेटिंग का मतलब फिर से वही बात कि सर डेफिसिट हुआ, उसके वजह से मुझे करना पड़ा, अगर डेफिसिट ना होता तो मुझे नहीं करना होता। तो सर ये प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि बीओपी में बैलेंस लाने के लिए किए जाते हैं। फंक्शंस क्या है? डिटरमाइंड बाय नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन से क्या स्थिति उत्पन्न हुई है, किस तरीके के सिचुएशन में हम आके पहुंचे हैं, क्या डेफिसिट है, क्या सरप्लस है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके के एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन करेंगे। अगर डेफिसिट हो गया है तो उसको फाइनेंस करना पड़ेगा। इस वर्ड को सुनिए, अगर डेफिसिट है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फाइनेंस। फाइनेंस कैसे करेंगे? बाहर से लोन लेंगे सर, और कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से कुछ पैसा निकाल के डालेंगे बीओपी में, और अगर सरप्लस से तो उस एक्स्ट्रा सरप्लस को हमको एब्सॉर्ब करना पड़ेगा। कैसे सर? या तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में उसको ऐड कर देंगे या फिर किसी दूसरे फॉरेन कंट्री को हम लोन दे देंगे। सही है ना? हु डज इट? कौन करता है? जनरली द सेंट्रल बैंक, आरबीआई जो है, यूजिंग रिजर्व्स और बोरोइंग फ्रॉम आईएमएफ। या तो आरबीआई अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को यूज करता है इसको ठीक करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, एकोमोडेट करने के लिए, या फिर वो बाहर से लोन लेता है। रिकॉर्ड किए जाएंगे आपके कैपिटल अकाउंट में। किसे रिकॉर्ड किए जाएंगे? कैपिटल अकाउंट। क्योंकि एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन दो तरीके का, या तो सर आप लोन लोगे या फिर आप क्या करोगे? बाहर कहीं पे इन्वेस्ट करोगे। तो सर इससे आपके एसेट एंड लायबिलिटी में जरूर फर्क आएगा। तो एकोमोडेटिंग आइटम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि हम लोग यहां पर पढ़े कि जो ऑटोनोमस आइटम है वो करेंट अकाउंट में भी आ सकता है और कैपिटल अकाउंट में भी आ सकता है। देखिए, आपको मुनाफा नजर आया, आपने इंपोर्ट किया, सर ऑटोनोमस आइटम है, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। किसके अंदर? विजिबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के अंदर। आपको मुनाफा नजर आया, आपने फॉरेन में सस्ते दाम में कोई घर खरीद डाला, सर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एसेट बढ़ रहा है, तो किस साइड आएगा? कैपिटल अकाउंट में आएगा। लेकिन है क्या? ऑटोनोमस आइटम। मोटिव क्या है? प्रॉफिट है। अब जैसे रामसर, अगर रामसर फॉरेन से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑटोनोमस आइटम, करेंट अकाउंट। रामसर लंदन में एक घर खरीद रहे हैं, सर ऑटोनोमस आइटम बट रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि एसेट एंड लायबिलिटी के ऊपर असर आएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम एकोमोडेटिंग आइटम के बारे में बात करें बेटा, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। और ये क्या है? मसले का हल है, सॉल्यूशन है। आगे बात करते हैं इसके बारे में। Why BOP is always balance? ऐसा क्यों होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो बीओपी है उसको हमेशा बैलेंस ही रखा जाता है? क्योंकि सर अगर डेफिसिट है तो उसको भी हमको बैलेंस करना पड़ेगा। मैंने बताया डेफिसिट है तो फाइनेंस करेंगे, सरप्लस है तो उसको एब्सॉर्ब करेंगे। क्या है सर? देखिए, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम हम लोग जो है फॉलो करते हैं। एवरी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड twice as a credit and as a debit like every company's balance sheet। आगे बात करते हैं। ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम क्या है सर? ऑटोनोमस आइटम प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है, एकोमोडेटिंग आइटम जो है वो बैलेंसिंग मोटिव के साथ किया जाता है। और ऑटोनोमस आइटम में जो भी दिक्कत आया होगा, जो भी डेफिसिट या सरप्लस का सिचुएशन आया होगा, उसको कवर कौन करेगा? एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन करेगा। कैसे? बोरोइंग करके या फिर अपने रिजर्व्स को यूज करके
वो उसको कवर करेगा। और ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस के एग्जांपल आपका एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एफडीआई कुछ भी हो सकता है जिसके वजह से बीओपी में इम्बैलेंसेस आते हैं। अब सर द ग्रांड टोटल इज ऑलवेज जीरो, क्यों? क्योंकि टोटल क्रेडिट्स इक्वल टू टोटल डेबिट होना चाहिए। जैसे बैलेंस शीट हमेशा आपका एसेट लायबिलिटी मैच करना चाहिए, वैसे ही ये जो है आपका टोटल क्रेडिट हमेशा टोटल डेबिट के साथ इक्वल होना चाहिए। एंड बीओपी स्टेटमेंट ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग सेंस, इकोनॉमिक सेंस में नहीं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अकाउंटिंग टर्म में, अकाउंटिंग मैनर में वो हमेशा बैलेंस्ड होता है, लेकिन इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट में या तो डेफिसिट आ सकता है या तो सरप्लस आ सकता है। आगे आई होप कि ये टॉपिक जो है आपको अच्छा लग रहा है। फिर आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में फर्क। देखिए ध्यान देके सुनिएगा कि क्या है बैलेंस ऑफ ट्रेड और क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। आपने पढ़ा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम लोग विजिबल ट्रांजैक्शन, इनविजिबल ट्रांजैक्शन मतलब सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब वन वे पेमेंट, इन्वेस्टमेंट इनकम, सही है ना, तो ये सारा कुछ हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, अगर आपको याद हो बेटा, तो मैंने शुरुआत में आपको यहां पर बताया था, आप देख लीजिए एक बार, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं इसको। ये वाला देखिए, आपको याद है यहां पर हम लोग पढ़े हुए थे कि सर जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में जो विजिबल आइटम्स हैं, बस अगर उसी विजिबल आइटम मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज नहीं जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सर्विसेज के बारे में बात नहीं हो रही है। अगर सिर्फ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को हम एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करें तो उसको क्या कहा जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। अब देखिए डिटेल में आपको समझाता हूं उस चीज को। हाँ, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जैसे मैंने बताया कि सर ये क्या है, ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव बिकॉज इट इंक्लूड्स other transactions also like invisible, like your unilateral and like your investment income. But your balance of trade is just a part of current account of BOP. balance of payment में जो current account आता है उसके अंदर एक पार्ट है balance of trade, जिसको हम लोग visible trade transaction भी कहते हैं। ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ और सिर्फ विजिबल गुड्स को इंक्लूड करता है, यहां तक सर्विसेज को भी इंक्लूड नहीं करता। जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर देखें, ब्रॉड स्कोप है इसका, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, गुड्स, सर्विसेज और प्लस कैपिटल अकाउंट, ये सारा कुछ उसमें आ जाते हैं। कंपोनेंट्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिजिकल मर्चेंडाइज, जितने भी गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते हैं बस उसी को अगर हम रिकॉर्ड कर दें तो उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। आउटकम क्या होगा, दो होंगे, या तो ट्रेड सरप्लस होगा या तो ट्रेड डेफिसिट होगा। ट्रेड सरप्लस मतलब अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज ग्रेटर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ट्रेड डेफिसिट मतलब घाटा, व्यापार में घाटा, मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर इधर हम देखें आउटकम क्या होगा, नॉर्मली बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम हमेशा बैलेंस रखते हैं अकाउंटिंग सेंस में। सम जो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड है वो हमेशा जीरो रखा जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड किस चीज को दिखाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड फोकस करता है आज इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस, कि इंडिया का जितना भी इंडस्ट्रीज है और फॉरेन के इंडस्ट्रीज हैं, कौन सा इंडस्ट्रीज जो है वो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, चीजों को बेहतर ट्रेड कर रहा है, उसको बताता है। तो सर ये इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस को दिखाता है, जबकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक कंप्रिहेंसिव पिक्चर को दिखाता है और इसको कहा जाता है इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ। क्या बोला गया है, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ। बात समझ में आया कि हमारे कंट्री का जो अर्थव्यवस्था है, इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम, हमारा जो इकोनॉमी का सिस्टम है वो कितना मजबूत है, हमारा क्रेडिबिलिटी कितना है, उस चीज को शो करता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई होप कि ये टॉपिक पूरा आपको अच्छा लगा हो। आखिरी में जैसे मैंने आपको वादा किया था, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है सर, डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। बड़े ही बारीकी से आज आपको समझाया हूं। व्हाई इज एफडीआई बेटर देन एफआईआई, ये भी टॉपिक हम लोग पढ़े हैं। एक्सप्लेन द इंप्लीकेशंस ऑफ डेफिसिट इन द करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट हुआ तो क्या होगा, आंसर में लिखिए कमेंट में क्या होगा सर, कि कैपिटल अकाउंट में हमको या तो बोरो करना पड़ेगा या तो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा निकाल के हमको उस डेफिसिट को भरना पड़ेगा। बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस्ड इन एन अकाउंटिंग सेंस,
कमेंट, और ये डिफेंड एंड रिफ्यूट करके भी पूछा जा सकता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सही है। ये मेहनत किसके लिए है बेटा? ये मेहनत आपके लिए है कि आप बोर्ड में थोड़ा अच्छा स्कोर कर लो। एक टीचर के लिए सबसे जरूरी क्या है? एक टीचर के लिए आप टाइम देखो, 10 बज रहे हैं, यहां से मुझे अभी पोखरीपुर भी जाना है 20 किलोमीटर घर, लेकिन फिर भी ये चल रहा है वीडियो, क्योंकि मुझे अपलोड करना है जल्दी से जल्दी। क्योंकि बेटा मैं चाहता हूं कि आप लोग बोर्ड में इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाओ। जो आखिरकार जो बच्चे कम से कम मुझसे जुड़े हुए हैं, उनका बीओपी से लेके कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो इसको आप जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहां पूछ भी सकते हो। और अगर ये पूरे स्लाइड्स का नोट्स चाहिए आपको तो आप कमेंट में नोट्स लिख दीजिए, मैं आपको पर्सनली इसको अच्छे से भेज दूंगा। सही है। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।